बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे FBISC मॉडल पेपर्स 2022 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड में 2022 से ऑनवर्ड SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स होंगे। दैट्स वाई स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तमाम क्लासेस के लिए हर सब्जेक्ट के 3 मॉडल पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, और इस साल नए मॉडल पेपर्स अपलोड नहीं हुए 2023 में, बल्कि एक मॉडल पेपर 2022 में मतलब जो सेट अपलोड कर दिया गया है उसी के बेस पे जो है वो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। दैट्स वाई इन मॉडल पेपर्स को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना, इनके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होते। अगर आपने टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो क्वेश्चन सामने सामने से ही आता है और ईजी सा ही उसका आंसर भी होता है। ठीक है, तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट 2 मॉडल पेपर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उसको जाकर वीडियोस की देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का टोटल पेपर बना हुआ है वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में आपको नज़र आ रहा है। टोटल 30% आपका नॉलेज बेस्ड, 50% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और 20% जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि हर चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ये फिक्स नहीं है। ठीक है, फाइनल पेपर में हो सकता है आपका फर्स्ट चैप्टर में जो है वो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो हो सकता है फर्स्ट में जो है वो आपके पास 10 मार्क्स का पेपर आ जाए, तो ये फिक्स नहीं है। ठीक है, टोटल परसेंटेज जो है वो हर नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन की वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखें ये फर्स्ट मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट मॉडल पेपर में लास्ट चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। सेकंड मॉडल पेपर में से लास्ट चैप्टर के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और थर्ड मॉडल पेपर में लास्ट चैप्टर में से जो है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चंस मार्क्स वेरी कर सकते हैं हर चैप्टर के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मॉडल पेपर नंबर 3 FBISC 2022। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास 17 MCQs होंगे जिनको आपने 25 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो आपको साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टेटमेंट को देख के उनको हल करने लग जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में ही कोई ना कोई ऐसी हिंट दी होती है जिससे आप इजीली आंसर को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि एज इट इज़ आप जो है वो उसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप अपना आंसर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, let's start. Question number 1, predict the decomposition product which will give brown colored gas. अब यहाँ पर देखें आपके पास जो है वो जब आप ये डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स या कार्बोनेट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने सामने लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास एक ऐसी गैस होती है जो कि येलो कलर की होती है। ठीक है, सॉरी ब्राउन कलर की होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है कि ये जब मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी ब्राउन कलर की गैस। ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, लिथियम कार्बोनेट इज थर्मली अनस्टेबल वेयर एज अदर ग्रुप 1 कार्बोनेट्स आर स्टेबल। प्रिडिक्ट द रीज़न। क्या रीज़न है कि ये आपके पास जो है वो लिथियम कार्बोनेट इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है लिथियम ऑक्साइड में। ठीक है, तो इसका आपके पास है कि लिथियम प्लस कैन इफेक्टिवली पोलराइज कार्बोनेट आइन। ठीक है, यानी कार्बोनेट आइन को क्योंकि ये स्मॉल साइज़ होने की वजह से हाई चार्ज डेंसिटी होती है उसकी। ठीक है, क्योंकि चार्ज जितना है तो इसका साइज़ स्मॉल होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई ये इजीली कार्बोनेट आइन को ब्रेक कर सकता है, पोलराइज कर सकता है और उसमें से ऑक्साइड आइंस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको आप जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी मस्ट प्रिपेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आइडेंटिफाई नेचर ऑफ द लिगेंड। ये तो बहुत ईजी है, लिगेंड की स्ट्रक्चर दी हुई है। अब आप यहाँ पर जो नंबर ऑफ लॉन पेयर्स काउंट कर लें, 1 2, नाइट्रोजन के ऊपर भी एक होता है 3, दूसरे नाइट्रोजन पर 4 5 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये डोनेट कर रहा है लिगेंड, दैट्स व्हाई इट इज़ हेक्साडेंटेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, मीन्स कि यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लेबल द एलिमेंट इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट हैज़ द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट जो है वो हमारे पास वेनेडियम की होती है। ठीक है, क्रोमियम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, लेकिन हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी वेनेडियम की होती है। मींस कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अनॉमली शो हो रही है, रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मॉडल पेपर का जो की है, की में क्रोमियम ही आंसर लिखा हुआ है, 4 का सी ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपने सर्च करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि जो ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है उसका आंसर बी होना चाहिए या सी होना चाहिए। ओके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इट शुड बी बी, वेनेडियम। अब आप यहाँ पर रीज़न भी देख सकते हैं कि टाइटेनियम में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेनेडियम में 3 हैं, क्रोमियम में 6 हैं और मैग्नीज में अगेन डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं, पेयरिंग स्टार्ट हो गई है, 5 है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो नेबरिंग एटम के साथ बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे, तो आपके पास उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी रिक्वायर होगी वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास अब क्रोमियम क्यों नहीं बहुत ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी शो करता, क्योंकि अब क्या होता है कि क्रोमियम की यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है। ठीक है, और इस हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं, और ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर न्यूक्लियस का, क्रोमियम का जो न्यूक्लियस है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और वो उसको नेबरिंग एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में से रोकता है, आप एक तरह से ये कह सकते हैं। दैट्स वाई इनका बॉन्ड वीक होता है। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड वीक होता है और इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम हो जाती है। दैट्स वाई हमारे पास आप ग्राफ में भी देख सकते हैं वेनेडियम की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द एनहाइड्राइड। तो ये तो सिंपल आपके पास ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज डी, जिसमें आप जो है वो 2 एसिड्स में से वाटर रिमूव करते हैं तो आपके पास एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द आयोपैक नेम ऑफ अल्कीन विच विल गिव प्रोपानोन एंड प्रोपानॉल ऑन ओजोनोलाइसिस। अब ये सिंपल है, मैंने जब आपको ये ओजोनोलाइसिस का टॉपिक डिटेल में करवाया है, आप उसको चैनल पे जाके देख भी सकते हैं कि जब आपको फाइनल प्रोडक्ट्स दे दी जाएं, जैसे प्रोपानोन दे दिया गया है, तो प्रोपानोन आपको 3 कार्बन कीटोन है। ठीक है, इस तरह से, और प्रोपानॉल यानी 3 कार्बन एल्डिहाइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स बननी चाहिए ओजोनोलाइसिस से। तो स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट्स की स्ट्रक्चर देखकर आप अल्कीन का जो स्टार्टिंग अल्कीन है वो उसका स्ट्रक्चर इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है किस तरह से, कि आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड को इस तरीके से, अल्कीन को ना इस तरीके से आपने लिखना है, यानी 2 बॉन्ड्स अप साइड और 2 बॉन्ड्स डाउन साइड, इस तरह से। ठीक है, अब इन पे आपने कौन कौन से ग्रुप्स लगाने हैं, एक कार्बन पे आपने मिथाइल और दूसरे पे भी मिथाइल, यानी इस तरीके से आपने लगा देना है CH3 और CH3। ठीक है, और दूसरे पे आपने कौन से ग्रुप्स लगाने हैं, इथाइल और हाइड्रोजन, यानी कार्बोनिल के साथ जो ग्रुप्स लगे हुए ना, ये जो कार्बोनिल है, ठीक है, इसके साथ जो ग्रुप्स लगे हुए उनको आपने लगा देना है, एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे इथाइल। ठीक है, अब इसका आप नाम लिख लें, नाम लिखना आपको आता होगा, वो किस तरीके से आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है। देखें, जैसे कि हमारे पास है कि 1 2 3 4 5। ठीक है, जिधर से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा था हमने वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है, और इसका नाम बनता है 2 मिथाइल 2 पेंटीन। ठीक है, ये बनता है 2 मिथाइल और 2 पेंटीन। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और अगर आपको नोमेनक्लेचर में या ओजोनोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं आता, तो आप जो है वो चैनल पे जाके ओजोनोलाइसिस की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये ऐसा कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर स्टूडेंट्स के पास कॉन्सेप्ट है तो वो इजीली चूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग अल्कीन को।
नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, प्रोपोज द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय 1-ब्यूटानोल। ठीक है, अब 1-ब्यूटानोल से आप कौन कौन से आइसोमर्स जो है वो ये आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 टाइप्स पढ़े हुए हैं। तो देखिए उसमें से आपका कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअल इन्होंने ऑब्जेक्टिव बना दिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ब्यूटानोल से आप कितना किस किस्म के ये फंक्शनल ग्रुप्स शो कर सकते हैं। ठीक है, ब्यूटानोल क्या होता है, 1 2 3 4 कार्बन अल्कोहल। ठीक है, यहाँ आप फर्स्ट पे OH लगा दें। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पे OH लगा दिया और फिर आपने 1 2 3 4 और सेकंड पे OH लगा दिया, तो ये आपने कौन सा आइसोमेरिज्म इनमें शो कर दिया है कि पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, कौन से शो कर दी हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया क्योंकि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रही है। ठीक है, फिर और किस किस्म का ये फंक्शनल ग्रुप शो कर आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 4 में हमारे पास अगर आप फर्स्ट नंबर पे लगाते हैं OH, ठीक है, और लेकिन सेकंड में आप क्या करते हैं, जो आइसोमर बनाते हैं उसमें उसकी चेन छोटी कर देते हैं। ठीक है, आप 3 कार्बन मेन चेन बना देते हैं। ठीक है, और OH लगा देंगे और 4th कार्बन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 कार्बन की चेन थी और यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, तो ये आपके पास कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और लास्ट में आपके पास ये किस किस्म का आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं कि अगर 1 2 3 4 के साथ अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है और दूसरी तरफ आपके पास ये जो है वो ईथर भी शो कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने जो है इनकी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं किया हुआ, आप बाकी सारी वैलेंसीज जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ फिल कर सकते हैं और ये आपके पास हाइड्रोजन जो है वो इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि आइसोमर्स की डेफिनेशन ही यही होती है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास कौन सा आइसोमर्स बन गए हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये 3 टाइप्स के आइसोमर्स शो कर सकता है आपके पास 1-ब्यूटानोल। ठीक हो गया, तो ये आपको प्रैक्टिस आपने की होगी तो आप एग्जाम्स में इसी तरीके से बहुत अच्छे से और जल्दी से जो है वो चूज़ कर सकते हैं आंसर्स। तो यहाँ पर आप देखें सी ऑप्शन करेक्ट है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रिग्नॉड रिएजेंट दैट विल गिव 2,2-डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अब आपने अगेन स्टार्टिंग ग्रिग्नॉड रिएजेंट बताना है। ठीक है, जिससे आप फाइनली जो है वो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड प्रिपेयर करेंगे। अगेन ये एक आप कह सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, और प्रोडक्ट भी बता दिया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है आपके पास, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड। अब 2 कैसे है, यानी ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, 2,2-डाइमिथाइल और प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड का मतलब है कि 3 कार्बन एसिड होना चाहिए। ठीक है, ये देखें ये 3 कार्बन एसिड है। ठीक हो गया, अब आपके पास क्या होता है कि ये जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिड ग्रुप बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये ठीक हो गया, और बाकी आपके पास अब आपको देखने से ही पता चल गया है कि ये आपके पास जो एक ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल आप जिसको कह सकते हैं, तो ये जो है वो आपके पास ग्रिग्नॉड की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर ग्रिग्नॉड रिएजेंट जो है वो इस तरीके से आपके पास रहेगा, मैग्नीशियम और यहाँ पे क्लोरीन ले लें। ठीक है, तो अब ये कौन सा ग्रिग्नॉड रिएजेंट है, आप इसको कह सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको एक बात बतानी थी, क्वेश्चन नंबर 8 में आप नोट करें कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको यहाँ पे इनको टर्शरी ब्यूटाइल ही लिखना चाहिए था। ऑप्शन डी करेक्ट है, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्योंकि नियो जो है ना वो 5 कार्बन से नियो स्टार्ट होता है। ठीक है, नियो की जो टर्म है वो 5 कार्बन से स्टार्ट होती है। अब मैं आपको यहाँ पर अगेन नियो और आइसो का भी बता दूँ। नियो क्या होता है कि अगर आपके पास ये लास्ट कार्बन है और ये सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन में अगर एक ब्रांच है और यहाँ से चेंज चल रही है, ठीक है, तो ये आपके पास आइसो स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, और इसी तरह से नियो कैसा स्ट्रक्चर होता है कि अगर लास्ट कार्बन
से सेकंड लास्ट पर आएँ तो उस पर अगर 2 ब्रांचेस हैं और उसके साथ फर्दर आपके पास ये कार्बन अटैच है और इसकी चेन चली जा रही है, ठीक है, तो ये आपके पास नियो बन गया है, लेकिन फर्दर वो कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है, एटलीस्ट 5 कार्बन होने चाहिए तो नियो स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन इसमें हमारे पास 5th कार्बन नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नियो लिख दिया इसको, तो आपने इसको 4th ऑप्शन को ही करेक्ट करना है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, अमीन्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि वो अपने लॉन पेयर जो नाइट्रोजन पे होते हैं वो डोनेट करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक। तो देखिए आपके पास ये क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप से अटैच हैं, ठीक है, एक में तो बिल्कुल अमोनिया है, उसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं। तो अल्काइल ग्रुप्स बेसिकली क्या होते हैं, वीकली इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ठीक है, वीकली इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच होंगे तो नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर ईजीली किसी को जो है वो दे सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में डिटेल से ये पढ़ा था कि जो टर्शरी आपके पास होते हैं यहाँ पर टर्शियरी अमीन्स, तो उसमें बल्कि ग्रुप अटैच होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है और ये नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर्स किसी भी जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को इजीली नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स हो गए हैं और कोई और 4th ग्रुप आकर यहाँ पर इजीली अटैच नहीं हो सकता। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा बेसिक आपके पास क्या होंगे, सेकेंडरी अमीन्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगेन यहाँ पर मॉडल पेपर में डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है, इसको भी जो है वो आप करेक्ट कर लें। 9th का सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू द ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड। जब OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो मतलब सिंपल आपके पास मिथाइल अल्कोहल ज़्यादा मतलब फास्ट रिएक्शन शो करेगा, या इथाइल, या फिर सेकेंडरी या टर्शरी, ठीक है। तो ये हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स में डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि आपके पास जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो रिजल्टिंग स्पीशीज जो हमारे पास बनती है वो एल्कोक्साइड आइंस बनते हैं, ठीक है। अब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर इसके साथ कोई ऐसी स्पीशीज़ अटैच हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रही हैं तो वो इसको अनस्टेबल करेंगी, ठीक है। तो हमें जो है वो इसको स्टेबल फील करवाना है, ठीक है, ऑक्साइड आइन को ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबल फील करवाना है, ठीक है। दैट्स वाई जितनी कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ होंगी ये स्टेबल फील करेगा और फर्दर जो है वो प्रोडक्ट बनाने में जो है वो नेक्स्ट स्टेप में ये इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th का ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसमें सिंपल 1 कार्बन मिथाइल ग्रुप अटैच है। फिर बाकी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा जो है वो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं। 10th का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन। अल्काइन में आपने एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट कैटलिस्ट, ठीक है, यानी आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपने अल्काइन में ऑलरेडी ये सिंपल सा रिएक्शन है सामने और इसमें आपने वाटर ऐड करना है और उसके बाद रीअरेंजमेंट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास आ जाता है कि ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा और फिर इसमें आपने वाटर ऐड करना है, ठीक है। एक आप जो है वो ये इसका बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और एक हाइड्रोजन, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, आप एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर दें, एक हाइड्रोक्सिल इधर ऐड कर दें, ठीक है। ये इसको ओपन करके लिख देते हैं और उसके बाद क्या होता है हमारे पास कि ये इन ओल फंक्शनल ग्रुप बन गया, इन ओल, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है आपके पास और जो है वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है। अब क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और आपके पास ये कार्बोनिल बन जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है और कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और दैट्स वाई ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास सिंपल सॉरी कार्बन एक्स्ट्रा लग गया था, ये 4 कार्बन जो है वो रिएक्टेंट था। तो आपके पास सिंपल ये कार्बोनिल में कन्वर्ट हो गया है और आपके पास ब्यूटानोन है। अब आपने इसको ये नहीं कहना कि ये 2 ब्यूटानोन है, ठीक है। सिंपल आपने मतलब अगर आप नंबरिंग करते हैं तो 1 2 2 पे ब्यूटानोन है, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इस पे डबल बॉन्ड होता, ठीक है, कार्बोनिल होता तो वहाँ से वो 2 बन जाता, तो कोई और नंबर पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई हम इसका 2 नहीं लगाएंगे, ब्यूटानोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है।
तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट्स विद द बेस टू प्रोड्यूस येलो पीपीटी इट इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पर भी मिसिंग है क्योंकि सिंपल सेकेंडरी अल्कोहल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, बेस के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है, मतलब या फिर आप कह सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट्स विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, तो उसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं और उसमें येलो पीपीटी बनती है। 12th का डी ऑप्शन करेक्ट है, अगेन इसको भी करेक्ट कर लें। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कंपाउंड विच विल गिव एसिटामाइड ऑन हीटिंग, ठीक है, तो एसिटामाइड का पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आपके पास एसिटामाइड ऐसे होता है, ठीक है, और इसमें से वाटर रिमूव होगा, ठीक है, H2O रिमूव होगा, ठीक है, तो आपके पास यानी ये ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो आपके पास बन जाएगा एमाइड, ठीक है, NH2। तो ये हमारे पास अमोनियम एसीटेट है, रिएक्टेंट क्या है, अमोनियम एसीटेट, जिससे एसिटामाइड बनता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। और ये वाला अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एसिड का डेरिवेटिव है जो कि डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होता, तो ये वाला भी आपको रिएक्शन याद होना चाहिए कि एमाइड्स डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होते, पहले वो अमोनियम एसीटेट में कन्वर्ट होते हैं और फिर उसमें से वाटर रिमूव होता है, ठीक है, ये भी इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रिडिक्ट विच माल्टोज इज़ द डाइसेकेराइड ऑफ। अब आपने ये वाला टेबल याद करना है, ये आपके पास डाइसेकेराइड्स का टेबल बना हुआ है कि ये किस किस यूनिट से मिलकर बनते हैं, तो माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है, ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का एक ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज फिल्म फॉर्मिंग एजेंट इन नेल पॉलिश। अब ये आपके पास आ जाता है इंडस्ट्रियल के चैप्टर में, बहुत सारी चीज़ें आपने याद ही करनी हैं, ठीक है, यहाँ पर फिल्म फॉर्मिंग एजेंट जो है वो नाइट्रोसेलुलोज एक्ट करता है, ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज जो है वो फिल्म फॉर्मिंग एजेंट एक्ट करता है। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है 16, क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर प्लूटेंट इज कार्सिनोजेनिक। तो यहाँ पर आप वाटर प्लूटेंट जो आपके पास टॉपिक है बुक में, ठीक है, एनवायरमेंटल में, तो उसमें आप देखेंगे तो सामने पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक एक्ट करते हैं, ठीक है, तो 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इट मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें अगर आपने मतलब नॉलेज बेस्ड जब तक आप याद नहीं करेंगे, आप थॉरली बुक को पढ़ेंगे नहीं, तो आप उनके आंसर्स अच्छे से नहीं जो है वो सिलेक्ट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मास स्पेक्ट्रम ऑफ मैग्नीशियम शोज दैट इट कंटेन्स 3 आइसोटोप्स। तो ये इसमें आपको ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला लगाना है और आपने इसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला बहुत इजी है एवरेज एटॉमिक मास का, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का कि आपके पास जो भी उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये 24 है और इसको आपने इसकी परसेंटेज से 78.70 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये परसेंटेज है तो आपने परसेंट को हटा देना है, ठीक है, प्लस फिर सेकंड का इसी तरीके से करना है और थर्ड का करना है, दरमियान में उसको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 24.32 एटॉमिक मास यूनिट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप ये आइडिया लगा लें कि आपके पास 6 ऑब्जेक्टिव से लेकर 11, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल थे और साथ 17 वाला लास्ट न्यूमेरिकल था, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, मीन से आपको फार्मूला आता होगा तो आपने पुट करना है और जो है वो आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है, बाकी जो है वो नॉर्मल थे, नॉलेज बेस्ड, और 4, 9 और 12 में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको आप करेक्ट कर लें, लेकिन यह है कि इसके अलावा जो है वो सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे। आपने अगर टॉपिक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप उसको कर सकते हैं, मींस के 7 कॉन्सेप्चुअल हैं और 10 जो है वो नॉलेज बेस्ड और इजी क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए थे। इतनी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से पता चल जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आप जो है ये इस चीज़ को मींस कि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का जो एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है तो उसमें आप भी अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकें। थैंक यू।